बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रगा बरफान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। और नाज़रीन, बराह रास्त अभी आपको लिए चलेंगे। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल जारी है और उसका आज तीसरा रोज़ है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान इस कल्चरल इवेंट में पहुंचे हैं, जिसके बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में तलबा मौजूद हैं और मुख्तलिफ थीम पर हम देख रहे हैं। जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात हैं, उनको बड़े अच्छे ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा अनवार, आज की इस इवेंट की खासियत आप ये देखिए कि चौधरी अब्दुर्रहमान साहब और उनके जो मिसेस हैं वो खुद भी एक कॉस्ट्यूम में आज वहां पर पहुंचे हैं। उनकी मिसेस सुमेरा रहमान भी उनके साथ मौजूद हैं और आई थिंक एक मुगलिया कॉस्ट्यूम है जो उन्होंने ये गेटअप लिया हुआ है और दोनों ही जो है ना वो सुल्तानी या एक मुगल आपको बड़े अच्छे तरीके से एंगेज कर रहे हैं बच्चों की इन फेस्टिविटी में। जब इस तरह के फेस्टिवल्स और कल्चरल फेस्टिवल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें, एक तो ये एंटरटेनमेंट का ज़रिया होती हैं। अदर देन दिस स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट आप समझते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए हमें उन्हें इस तरह के स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके आना होगा स्टूडेंट्स को। आपने देखा हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, हर एक दूसरे को चोर कह रहा है और हर रोज़ ये बात होती है कि पता नहीं मुल्क का क्या बनना है। हम अपने यूथ को उस नेगेटिव वाइब से बचाना चाहते हैं और अपने रवायती कल्चरल जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसके साथ उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। पंजाबियों की रवायत ही मेले ठेले, मौसम बदलने पर, शबरात पर, ईद पर सारे लोग इकट्ठे होते थे और खुशी मिलकर सेलिब्रेट करते थे, जिसे टुगेदरनेस का मैसेज आता है। तो आज आपने देखा कि ये जो कल्चरल इवेंट है, इस इवेंट पर मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। कोई बलोची, कोई सिंधी, कोई पठान। हम बच्चों को रूशनास कर रहे हैं अपनी रवायात से, जिनमें मिठास है, जिनमें बर्दाश्त है और जिनमें एक दूसरे को साथ लेके चलने की उमंग है। और जिन लोगों का रिश्ता अपने कल्चर या मिट्टी से नहीं होता, वो उनकी जड़ कमज़ोर होती है, वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ये जो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से एक एफर्ट है, ये बच्चों को डिप्रेशन और नेगेटिविटी से बचाने की एक एफर्ट है जो फेस्टिवल की शक्ल में उन्होंने दी है। यहाँ पर दो तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक कल्चरल फेस्टिवल है, दूसरा स्पोर्ट्स इवेंट है। तो वो स्पोर्ट्स भी करैक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे अभी आपने इलेक्शन देखे कि फेयर प्ले की भी बात होती रही है, धांधली की भी बात होती रही है, बर्दाश्त करने की भी बात होती है। लोग गले काटने को एक दूसरे को भाग रहे हैं। भाई इसमें क्या है, कोई अगर पीटीआई को पसंद करता है वो उसको वोट दे, कोई नून लीग को पसंद करता है वो उसको वोट दे, कोई पीपल्स पार्टी को पसंद करता है वो उसको वोट दे। दरअसल वो जो तरबियत थी ना बर्दाश्त की, वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जा नहीं रही। अगर ये स्पोर्ट्स कर रहे होते तो इन्हें पता होता कि हार को बर्दाश्त कैसे करना है, उससे सीख के दोबारा खड़े कैसे होना है और जीत को सेलिब्रेट कैसे करना है और जीतने वाले ने सबको साथ लेके कैसे चलना है। तो ये जो माशरे में बर्दाश्त ख़त्म हो गई और हम अपने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जिनके ना पास कोई फीलिंग्स है ना इमोशंस है। तो हम अच्छे इंसान पैदा करना चाहते हैं, अच्छे स्टूडेंट पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए उनकी करतार साजी पर मेहनत करना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मैं शायद पढ़ा लूँ क्लास में, लेकिन मैं टीम वर्क नहीं सिखा सकता, मैं लीडरशिप नहीं सिखा सकता, मैं लास्ट बॉल तक फाइट करना नहीं सिखा सकता, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं सिखा सकता, मैं बता नहीं सकता कि मिट्टी में ताकत कितनी होती है, कैसे गिरते हैं, गिर के खड़े कैसे होते हैं। तो आज का ये जो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है इंतज़ामिया सारी, मुबारकबाद के मुस्तहिक है एग्जीक्यूटिव इसके डायरेक्टर रियाज साहब, हामिद साहब जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और वो सारे प्रिंसिपल्स जिन्होंने दूसरों के बच्चों को अपने बच्चा समझा है और उनको एक फेस्टिविटी का एनवायरनमेंट दिया है और उन्हें स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट से रूशनास कराया। अच्छा, एक और चीज़ जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया है कि हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स में, इसके साथ साथ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस तरह की एक्टिविटीज़ से किस हद तक पैदा होती है? फिर लीडरशिप क्वालिटीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस तरह के इवेंट्स से कितनी डेवलप होती है? ये चीज़ें कितनी बूस्ट करती हैं, एनहांस करती हैं? रोमा, सादा सी बात है, हमारी फीलिंग्स जो हैं वो बनाती है हमारी थॉट्स को, हमारी थॉट्स जो हैं
وہ شیپ اپ کرتی ہے ہمارے ورڈز کو. ہمارے ورڈز جو ہیں وہ شیپ اپ کرتے ہیں ہمارے ایکشنز کو, اور ہمارے ایکشن جو ہے ہمارا کریکٹر بنتا ہے, اور کریکٹر ہی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں گے ہمیں بچوں کی تربیت تو اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کرنی ہے. جب ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے تو ان کے اندر وہ ہیبٹس انکلکیٹ نہیں کریں گے تو وہ بیچارے کیا کریں گے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا قصوروار میں کسی اور کو نہیں ٹھہراؤں گا. میں اپنے کالجز کو ٹھہراؤں گا, اپنے اسکولوں کو کھلاؤں گا, اپنے ٹیچر کو ٹھہراؤں گا. اور حکومت کا صرف اتنا سا قصور ہے کہ وہ تعلیم کے شعبے کو اگنور کر رہی ہے, حالانکہ ہماری سب سے بڑی طاقت یوتھ ہے. یوتھ کی ٹریننگ اور ان کی ایجوکیشن کا بندوبست ہی نہیں ہے, وہ آپ کی پرائورٹی نہیں ہے. جب وہ آپ کی پرائورٹی نہیں ہے تو آپ معاشرے میں اسی طرح کی عدم برداشت کا رویہ ہی دیکھیں گے نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مسئلہ کیا ہے, کریکٹر کا مسئلہ ہے, پیشنس نہیں ہے. میرا قرآن پاک جو ہے, میرا اللہ میاں کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کو ساتھ. یا ہر ایک بندہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنا چاہتا ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے من لیس للانسان الا ما سعى, a man gets whatever he strives for. اور یہ بھی لکھا ہے کہ عزت ذلت ہر چیز اللہ نے دینی ہے. یہ سارے اپنے ہاتھوں میں پولیٹیشین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر بندہ دوسرے سے سنیچ کرنا چاہتا ہے. اور فیئر پلے جو ہے اور سچی گواہی یہ مومن کی نشانی ہے. تو یہ اگر اچھے انسان, اچھے مسلمان بن جائیں تو کافی چیزیں ختم ہوں. اور میں کسی کو بلیم نہیں دینا چاہوں گا. میرا جو رول ہے ایز اے چیئرمین ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان یا ایز اے چیئرمین سپیریئر گروپ آف کالجز, ہم وہ اپنا حصے کا پتہ لگا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کتنی ضروری ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز, ایک ہوتی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. سو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو کتنی امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ آج کے اسپورٹس اور کلچر فیسٹیول کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ کیسے ہم لوگ اپنی یوتھ میں جو ہے وہ اسپورٹس مین اسپرٹ انہینس کر سکتے ہیں, اس کو کیسے ٹیم ورک سکھا سکتے ہیں, اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کیسے انہینس کر سکتے ہیں, اور اس کی جو اوور آل پرسنالٹی ہے اس پہ کیسے کام کر سکتے ہیں. بیکاز اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ اٹس اے لرننگ بیونڈ کلاس روم. یہ کلاس روم میں نہیں سکھایا جاتا. آپ اگر سمجھیں کہ نہیں مجھے ٹیم ورک پڑھانے سے آ جائے گا تو وہ نہیں آ سکتا. جب تک بچہ گراؤنڈ میں آ کے, فیلڈ میں آ کے پلے نہیں کرے گا تب تک وہ سیکھ نہیں سکتا کہ فیلئر کو امبریس کیسے کرنا ہے اور گر کے کھڑا کیسے ہونا ہے. اس کے اندر وہ ہمت, جذبہ وہ اسپورٹس کے تھرو آتا ہے. اور کلچر کے ساتھ جو اویئرنیس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کو اپنی مٹی سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے اور وہ کتنا رچ ہے کلچر وائز. وہ چاہے سندھی کلچر ہے, پنجابی کلچر ہے, بلوچی ہے, کشمیری کلچر ہے, ہر کلچر کتنا خوبصورت ہے اور اس کی کیا ویلیوز ہے, اور ہمیں ہر کلچر کو اپنے ساتھ کیسے امبریس کرنا ہے, اس کے ساتھ ڈائیورسٹی کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ٹالرنس اور پیس کا میسج جو ہے وہ کیسے دینا ہے. تو یہ ساری کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کا سب سے امپورٹنٹ رول یہی ہے کہ وہ یوتھ کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کریں. اور اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ بہت خوش آئند ہیں یہ سب کچھ سکھانے کے لیے, کیونکہ اس سے ٹیم ورک کا مظاہرہ پتہ چلتا ہے, اس کو چیلنجز کے ساتھ نپٹنا آتا ہے. تو میں پوری انتظامیہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, کالجز کی, جنہوں نے اتنا خوبصورت, آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی کریٹیوٹی, انوویشن نظر آئے گی, کتنی خوبصورتی نظر آئے گی کہ ہمارے کلچرز کتنے خوبصورت ہیں, اور ہر کلچر میں کتنے خوبصورت رنگ ہے, خوشبو ہے, اور ان کے کھانے ہیں, ان کے لباس ہیں. تو آج ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کلچر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اسپورٹس مین اسپرٹ کو انہینس کرنے کے لیے. سو میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی پوری انتظامیہ کو جنہوں نے اتنا بیوٹیفل شو جو ہے وہ آج لگایا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان ہمارے ساتھ موجود تھیں.
बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे थे सुपीरियर ग्रुप की तरफ से। हम देख रहे थे कि जो स्पोर्ट्स और फेस्टिवल कल्चर था वो इस वक्त यहाँ पर जारी था और उसके मनाजिर हमने देखे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो माशरे में अदम बर्दाश्त इस वक्त हम देख रहे हैं उसका खात्मा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर आपने आपको ये सिचुएशन तो दिखाई कि इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी एक चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो था पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का एंथम। तो जनाब वो अब सामने आ चुका है और इसे पूरी कौम जो है वो क्रिकेट फीवर में हमें नजर आ रही है। कैसा है ये एंथम, पहले वो सुन लेते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का ये तराना बिल्कुल जारी कर दिया गया है और हमने देखा कि जब जब अली जफर ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए गाना गाया तो वो बड़ा ही हिट रहा है और वी आर होपफुल कि ये गाना भी बड़ा हिट होगा। और म्यूजिक के तड़के बगैर तो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज नहीं हो सकता। तो HPL PSL सीजन 9 का ऑफिशियल एंथम जारी कर दिया गया है, जो कि अभी आपने देखा भी है। पाकिस्तान सुपर लीग का एक तराना मशहूर गुलकार अली जफर और आयमा बेग ने गाया है और जिसका नाम खुल के खेल रखा गया है। लेकिन मुझे ये बताइए अनवार, एक वाइब आती है ना किसी भी एंथम की, और हमने देखा है कि जो इनका पहला सॉन्ग था सीटी बजेगी स्टेज सजेगा, डेफिनेटली वो बड़ा ही प्यारा एंथम था। और उसके बाद जो भी जितने भी एंथम्स आए हैं उसमें हमने कहा कि नहीं, जो कमी या जो कोताहियां आप में आगे लिरिक्स में नजर आई वो अली जफर के किसी भी उसका हिस्सा नहीं होती। लेकिन ये जो अभी हमने सुना, आप क्या इसके ऊपर एनालिसिस किया, पर्सनली आपको कैसा लगा है? बिल्कुल मुझे तो गाना अच्छा लग रहा है और जब इसको हम पूरा सुनेंगे तो फिर मेरा ख्याल है ज्यादा मजा आएगा। अभी तो हम एक थोड़ा सा हिस्सा ही चला सके हैं। अभी आयमा बेग वाला पार्ट वो भी अभी इसमें से मिसिंग था, लेकिन वो जो एक वाइब अली जफर जनरेट करते हैं वो उन्होंने एक वाइब्रेशन जोन में हमें डाल दिया है। बहरहाल PCB ने ये तराना अपने YouTube चैनल पर भी जारी कर दिया है और अली जफर के मुताबिक ये तराना भी पहले तरानों की तरह मकबूल होगा। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में 17 फरवरी को होने वाली जो इफ्तिताही तकरीब है वहां पर अली जफर और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मौलाना आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हैरान कर दिया। मरीम नवाज ने मजीद 5 विकेटें गिरा दी। जमात इस्लामी की PTI से माजरत। बच्चों में कैंसर से बचाव का आलमी दिन। आसमान से मच्छरों की बारिश का परेशान कुन मंजर। तो टॉप स्टोरीज आपने देखी और जरा जो आज इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर मुल्की सियासी मामलात की, उसके हवाले से बात कर लेती, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सियासी और मौशी बहरान में ताहाल मुब्तला है और मुल्क में जारी सियासी बहरान की वजह से ही कौम मौशी बहरान का शिकार है। क्योंकि मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए एक ताकतवर, एक स्ट्रॉन्ग जमहूरी हुकूमत की बेहद जरूरत थी, जो कि पूरी होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। क्योंकि मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है और हर पार्टी मुल्क की बका की नहीं बल्कि अपनी बका की सियासत करती हुई हमें नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिलावल भुट्टो के ऐलान से शहबाज शरीफ की जो कामयाबी की राह है वो हमवार हो गई है, लेकिन संजीदा लोग बिलावल भुट्टो के इस फैसले को बहुत मुस्बत अंदाज में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क इंतहाई गंभीर सूरत हाल से दो चार है। कहा यह जा रहा था कि इलेक्शन हो जाएंगे और ये जो गंभीरता है ये कुछ कम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ताहम बिलावल ने वजारतें ना लेकर और वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान करके अपनी पार्टी की सियासत को बचाने की बात की है। अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा ताकतवर बयान मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है। कल तक वो नवाज शरीफ को हुकूमत साजी में मशवरे के लिए मौलाना से बात कर रहे थे, जबकि कल मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के इंतखाबी नताइज पर ही सवालात उठा दिए हैं, नताइज को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ अपोजिशन में बैठने का ऐलान करते हुए उन्होंने नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी है। लगता है मौलाना कुछ ज्यादा खफा हो गए कि पहली बार वो नून लीग को कह रहे हैं कि भाई जाके आप अपोजिशन में बैठे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी की तैयारी जो है वो खासी हद तक पूरी कर ली है। इस सिलसिले में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। अब आम इंतखाबात के बाद मुल्क में बनने वाली नई विफाकी काबीना में MQM को 5 वजारतें दिए जाने का इम्कान है और हुकूमत संभालने की इस भागदौड़ में पीपल्स पार्टी को मरकजी हैसियत हासिल है। इस वजह से पीपल्स पार्टी की जानिब से आईनी ओहदों के लिए नून लीग से डील ना करने का इम्कान है और पीपल्स पार्टी तीनों ओहदे अपने पास ही रखना चाहती है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली है, सेनेट के चेयरमैन का ओहदा है और इसके अलावा सदर मुमलिकत का ओहदा है। तो लिहाजा असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद लाएगी। और इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ से ताउन ना करने का
फैसला कर लिया है। अब ये मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं, इसी तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करे हैं सीनियर तजियाकार आदिल शाहजेब। आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शन के बाद भी सियासी बहरान का खात्मा नहीं हो सका है और ऐसा लग रहा है कि पूरी कौम ही तकसीम का शिकार है, सबके अपने अपने झंडे हैं और जो सियासी बहरान है आपको लग रहा है कि जल्द ही खत्म हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि इट्स टू अर्ली टू से कि जी हम सियासी बुरान का खात्मा नहीं कर सके। बिल्कुल आपको एक बुरान की सी सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन उसकी बड़ी वजह यह है कि अब जमातें एक दूसरे के साथ डायलॉग कर रही हैं, एक जो है हुकूमत बनने जा रही है। अब जबकि हमें पता है कि मुल्क में एक इत्तेहादी हुकूमत मरकज में कायम होने जा रही है, तहरीक इंसाफ को केपी में मैंडेट मिल गया है, पंजाब में पीएमएलएन हुकूमत बनाने जा रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी और इसी तरह बलूचिस्तान भी एक दिन में शायद वाज़ेह हो जाए सूरत हाल। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो इस वक्त बहरान की सी कैफियत हमें नजर आ रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता कमी इसमें आती रहेगी। हाँ, ये अभी देखना होगा कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट पुख्तूनख्वा में आती है, क्या वो एक कन्फ्रंटेशन लेती है इस्लामाबाद के साथ और हर दूसरे दिन यहाँ पर वो आते जाएं जिस तरह पहले वो एहतजाज करते थे, या वो उनको जो केपी के अवाम ने डिलीवर किया है गुड गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की तवक्कुआत देकर, या वो उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं। तो अगर कन्फ्रंटेशन की तरफ बात गई तो जाहिर बात है फिर ऐसी सूरत हाल में तो सियासी बहरान जो है वो मजीद बढ़ेंगे, जो कि मुल्क के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ अपनी सियासत करती रहे और साथ साथ में डिलीवर भी करती रहे, जो कि तो खैबर पुख्तूनख्वा के अच्छा आदिल, कंसंट्रेशन की जो सियासत है इसकी तवक्कुआत की क्या हम सिर्फ और सिर्फ उनसे कर सकते हैं, या फिर डेफिनेटली मौलाना ने जो कल गुफ्तगू की है उस पर भी इस हवाले से बात हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज में काबीना का हिस्सा ना बनने के फैसलों को आप किस लिहाज से देखते हैं? क्योंकि इसमें यह लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क के बहरानों का बोझ उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, वो नून लीग को आगे करना चाह रहे हैं कि आप बढ़े और आप जाके ये बोझ संभालें। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बहरानों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी की अपनी एक सोच है, एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की, दूसरे नंबर पर इस वक्त उनकी नशिस्तें हैं, तो उनका अपना फैसला ये है कि जी चूंकि हमें मैंडेट नहीं मिला इसलिए हम जो है काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपना मंशूर जो है उस तरह से अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इत्तेहादी हुकूमत है, तो जाहिर बात है बेहतर यही है कि हम काबीना का हिस्सा ना बने, लेकिन हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बड़े से अच्छा फैसला समझते हैं, लेकिन बेहतर होता कि काबीना में अगर पीपल्स पार्टी शामिल होती। बड़े सीजन पॉलिटिशियंस है पीपल्स पार्टी में। लेकिन आदिल, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, उन्होंने इंतखाबात के नताइज को ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि वो तो मुस्लिम लीग नून को भी कह रहे हैं कि आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, पीडीएम के सरबराह रह चुके हैं, लेकिन हालिया इस हुकूमत में हम देखें तो उनका जो किरदार है वो तो फिर खत्म हो चुका है। अब तो देखिए, मौलाना साहब जो हैं वो शायद उनको उनकी तवक्कुआत से बहुत ही कम नशिस्तें जो हैं वो मिली हैं, तो जाहिर बात है इस वक्त वो जो सोच रहे थे ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस हुकूमत में बैठ जाएं या शामिल हो जाएं, क्योंकि बड़ी सख्त उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो शायद अपने हद में और अपनी चीजों में वो रहते हुए अपने इस वक्त अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने और एक एहतजाजी सियासत करने की जानिब शायद उनकी तवज्जो हो। लेकिन माजी में ऐसा हो चुका है कि जेयूआई जो है वो हुकूमत में मतलब थोड़ा बहुत बाहर रहकर अपोजिशन में, फिर वो आकर उनकी 2-3 ही नशिस्तें कौमी असम्बली में वो शामिल भी हो सकती है। और मौलाना साहब कल को ये भी कह सकते हैं कि जी मियाँ साहब के साथ उनके चूंकि देरीना ताल्लुकात हैं तो वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, 2-3 मिनिस्ट्रियां वो ले लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब जो है वो एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, वो सियासत जो कि इमरान खान साहब ने की है, और शायद मौलाना साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर उसी रास्ते पे वो चलें, चैलेंज करें, एंटी स्टैब्लिशमेंट एक बयानिया बनाएं ताकि उनकी मकबूलियत जो है, उनको जो वोट उनसे दूसरी तरफ गए हैं वो उनको मिल सके, तो मौलाना साहब इस जानिब भी जा सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में हो सकता है कि वो हुकूमत में शामिल हो जाए। केपी में तो उनकी 6-7 सीटें हैं, वो एक अलग चीज है। तो मौलाना साहब जो हैं अब चूंकि डेंट पड़ा है उनकी सीटों को, उनके वोट बैंक को,
تو وہ جو پارٹی کی ایک ساکھ ہے. ڈینٹ صرف مولانا کی سیاست کو نہیں پڑھا, کہیں نہ کہیں نواز شریف کی سیاست کو بھی پڑھا ہے, کیونکہ ان کا مان تھا کہ شاید انہیں 2/3 اکثریت مل جائے گی, ایک مضبوط گورنمنٹ وہ بنائیں گے. شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ شہباز شریف کو آگے کر رہے ہیں اور خود وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہیں لینا چاہ رہے. آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہونا چاہتے مستقبل میں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ شہباز شریف کو آگے رکھ رہے ہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے شروع سے ان کا ذہن یہی تھا کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت ملی تو تبھی نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے, اور یہ بھی طے تھا کہ اگر اتحادی حکومت بننے جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کا ارادہ نہیں تھا, ان کا یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں چونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ انہوں نے رن کی ہے تقریباً 16-17 مہینے, اور کوئی اتحادی ان سے ٹوٹا نہیں, ناراض نہیں ہوا. تو اس وقت جو سچویشن بن گئی تھی اس میں نواز شریف نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بننا چاہیے پرائم منسٹر. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں گزشتہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں ایک ٹائم ایسے آ گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, حمزہ شہباز جو تھے وہ نیچے پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے تھے, تو بہت زیادہ بیکلیش آیا تھا, بہت زیادہ نون لیگ پر جو ہے وہ کرٹیسائز ان کو کیا گیا کہ آپ کچھ بھی اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے, مطلب اوپر بیٹا, اوپر والد صاحب بن گئے پرائم منسٹر, نیچے بیٹے بن گئے چیف منسٹر. تو اب بھی اگر مریم نواز کو سی ایم بن چکی ہیں, وہ پنجاب کی اناؤنس ہو گیا ہے, اور اوپر اگر نواز شریف صاحب آ جاتے تو وہی ہوتا کہ آپ اوپر والد صاحب ہیں اور نیچے جو ہے وہ صاحبزادی کو چیف منسٹر بنا دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پارٹی نے یہ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا, لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں لیٹس سی کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. بہت ہی چیلنجنگ ٹائم ہے ان کے لیے بھی, ایک ایسے وقت میں جب پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ تو کر رہی ہے لیکن کابینہ میں نہیں بیٹھے گی, تو اور ملک کو جو مسائل درپیش ہیں, یا جس طرح سے ایک وے فارورڈ ہے ملک کا کہ مارچ میں آپ نے جلد از جلد IMF کے پاس جانا ہے, ایک اور پروگرام جو شروع ہوگا جون جولائی میں جا کر اس کے مذاکرات کرنے ہیں, اور پھر تحریک انصاف کی طرح ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ہوگی قومی اسمبلی میں. لیکن عادل پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم نون لیگ کو دیکھیں, نواز شریف صاحب کو دیکھیں, وہ الیکشن نامنظور کا نعرہ اگر لگا دیتے تو پھر سارا کھیل بگڑ سکتا تھا. وہ خود پیچھے ہو گئے ہیں, شہباز شریف کو وہ آگے کریں حکومت کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے یہ جو حکومت ہوگی ملکی وسائل سے نمٹنے کی طاقت رکھتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ کیا پھر نواز شریف کے پاس ہی ہوگا؟ نہیں, رہنمائی تو ظاہری بات ہے نواز شریف کی رہے گی, لیکن صرف اس وقت چونکہ ایک اتحادی حکومت بنی ہے تو نواز شریف صاحب سے مشورہ ضرور ہوگا, لیکن پارٹی کی حد تک ہوگا, کیونکہ سب اتحادیوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا. پیپلز پارٹی سے بھی پوچھا جائے گا, MQM سے بھی پوچھا جائے گا, مزید اگر آزاد آتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا. تو اسی طرح مشورہ نواز شریف صاحب سے بھی ہوگا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ. تھینک یو سو مچ عادل شاہ اپنا وقت دینے کے لیے. لیٹس سی کہ کولیشن سے بننے والی جو گورنمنٹ ہے وہ ملکی جو سیاسی بقا ہے اور ملک کی جو معاشی بقا ہے اس میں اپنا کیا اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے بات کریں گے پوسٹ الیکشن سینیریو کے حوالے سے, جہاں پر حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت سٹرونگ ہولڈ ان کا نظر آ رہا ہے اس وقت, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیو پاکستان. اس وقت ملک میں سیاسی بحران بھی ہے, معاشی بحران بھی ہے. اس سیاسی بحران کو ختم ہونے سے ہی ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے, اور یہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ جب الیکشن کے رزلٹس آئیں گے تو ایک بہتر حکومت بنے گی, ایک مضبوط حکومت بنے گی. ایسا نہیں ہو سکا. اب آپ کے تعاون سے جو حکومت بنے گی, آپ کو لگتا ہے کہ اس بحران سے ہم جلد سے جلد نکل سکیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज के एतराज़ात हैं इलेक्शन के ऊपर, अगर वो ना होते तो शायद ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो जाती। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, शायद इक्का दुक्का पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन पे जो है वो एतराज़ ना, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, कंसर्न्स भी हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए फैसला किया था, बहुत मुश्किल फैसला किया कि हम PMLN को वोट करेंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन रह नहीं गई थी। PTI के साथ पॉलिटिकल डायलॉग्स करना नहीं चाहती थी, वो इस मुल्क को बहरान से निकालना नहीं चाहती थी, वो इन क्राइसिस में इस मुल्क को रखना चाहती थी। और अगर हम भी अपोजिशन में बैठते तो मुल्क और क्राइसिस में जाता और हम दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाते, और ये मुल्क दोबारा री इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। लिहाजा इसलिए हमने फैसला किया कि हम PMLN के कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर का वोट देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे, और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस मुल्क को हम उनको कहेंगे कि आप उसको आगे लेकर चलें, हम उनको सपोर्ट करेंगे, अच्छी चीज़ों में सपोर्ट करेंगे, और जो तनकीद बर इस्लाह होगी वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, जिसमें वो बार बार कहते रहे कि आसिफ जरदारी उनको 11 बजे रात को टेलीफोन करते रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, अगर तो ये दुरुस्त है तो भी बता दीजिए, अगर नहीं तो फिर हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो इतनी गैर संजीदगी से ये बात कैसे कह सकते हैं। मुझे तो आप पे ताज्जुब आ रहा है कि आप इतना संजीदा ले रही हैं। तो सर, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि जरदारी साहब कॉल कर रहे हैं रात के 11 बजे, तो संजीदा नहीं लेंगे। लेकिन इस जमात को आप लोगों ने सीरियसली लिया, इसलिए रिजल्ट्स भी आप देख लें। जी देखें, वो कोई पार्टी की तर्जुमान नहीं है। आई डोंट नो उनके पास पार्टी का क्या होता है, उसके ऊपर मैंने स्टेटमेंट कल दे दी है, रिपीटिशन क्या उस पर करेंगे। मैं तो उसको संजीदा नहीं लेता हूँ, मेरे इलाके का है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी से गया हुआ है, तो हमें पता है उसके पास कौन सी डिग्री है। तो लिहाजा जो भी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आसिफ जरदारी साहब ने उनको कॉल किया, उनको अप्रोच किया है, अपने जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को अपनी पार्टी के अंदर चढ़ाने के लिए अगर वो कोशिश कर रहे हैं, तो आसिफ जरदारी साहब का नाम इस्तेमाल करके उसका स्टॉक एक्सचेंज कुछ बढ़ रहा है तो उसको बढ़े अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको कोई अप्रोच नहीं किया। ठीक है फैसल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से मरकज में काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं इस वक्त कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के मसाइल का जो बोझ है उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से ऐसे हलके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त खुद गर्जी की सियासत कर रही है, सिर्फ जो हम देख रहे हैं कि जो आईनी सीट्स हैं, आईनी ओहदे हैं, वो लेना चाह रही है पीपल्स पार्टी। इस पर आपका कमेंट बड़ा जरूरी है। देखिए, हम आईनी ओहदों पे कम्पीट करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टरशिप पे भी कम्पीट करते, तो आप देखें, आप मुझे बताएं कि आप इस हालात में, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इंस्टेबिलिटी है, आपने दहशतगर्दी की बात नहीं की है, जब इस मुल्क में 2 सूबों में दहशतगर्दों के लपेट में है और दहशतगर्द जो है वहाँ पर खुलेआम फिर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन हों। आप इस इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कैजुअलिटीज देखें, क्या कुछ हुआ, उन कैंडिडेट से पूछें जो हम लोगों ने जिस तरीके से इलेक्शन वहाँ पर लड़े हैं, किस हालात में हमने इलेक्शन लड़े हैं। ये चीज़ें इस्लामाबाद और लाहौर और उस कराची में बैठे वालों को नहीं पता कि हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। जो जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में लोग रह रहे हैं या बलूचिस्तान में रह रहे हैं, जिस तरीके से वो मूवमेंट वहाँ पे करते हैं, तो आप उस चीज़ को देख ही नहीं सकते हैं कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते किस तरीके से वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे लॉ एंड सिचुएशन जो है वो ख़राब है। और आप चाहते हैं कि इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो। हम तो खुदगर्जी सियासत नहीं करेंगे, हमारा शौक नहीं है PMLN को सपोर्ट करें। हमारी 16 महीने की हुकूमत थी, आप लोगों ने कितनी तनकीद हमारे ऊपर की, गवर्नेंस पे की, चीज़ों पे की, फिर आप कहते हैं कि नहीं आप दोबारा PDM2 बना लें। हम तो PDM2 बना के उसमें नहीं है। हम अगर खुदगर्जी करते तो हम अपोजिशन में बैठ जाते और कहते हैं दोबारा इलेक्शन कराओ या हमें वज़ीर आज़म बनाओ। तो हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं मुल्क आगे चले, और मुल्क आगे ले जाने के लिए हमने हमारे CC के मेजॉरिटी मेंबरान ने PMLN के साथ इत्तेहाद को रिजेक्ट किया था, लेकिन मुल्क को आगे चलाने के लिए हमने कहा चलो हम उनको वोट करेंगे, हम उनके काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम प्रेसिडेंट का, हम स्पीकर का और हम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी इत्तेहादी अगर हमें वोट करेंगे वेल एंड गुड, नहीं करेंगे हम फिर भी कंटेस्ट करेंगे। लेकिन फैसल आप भी गवर्नमेंट में नहीं आना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं ऑपोजिशन में बैठेंगे, मुस्लिम लीग नून को भी वो दावत दे रहे हैं कि ऑपोजिशन में जाकर बैठें, तो फिर गवर्नमेंट कौन करेगा? ये शायद पहली बार ही तारीख में ऐसा हो रहा है कि कोई बंदा भी हुकूमत नहीं करना चाह रहा है, कोई पार्टी हुकूमत नहीं करना चाह रही है, वज़ारत उस्मान नहीं लेना चाह रही है।
سوری فیصل کریم کنڈی صاحب، ہم لوگ یہ تعجب کی بات اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ابھی الیکشن کے نتائج سامنے نہیں آئے تھے تب ہم سبھی سوال کہتے تھے کہ ہر کوئی حکومت میں بیٹھنے کو تیار ہے تو اپوزیشن میں کون بیٹھے گا. نتائج جب ایسے آئے ہیں کہ ہر کوئی اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہے، کوئی حکومت میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا. نہیں دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین نے جس طریقے سے کمپین چلائی ہے، ہم نے ایک مینیفیسٹو دیا، اور اگر ہمارے پاس میجورٹی آتی اور ہماری سیٹیں نگلی نہیں جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول صاحب وزیر اعظم بنتے تو ہم حکومت بالکل لیتے ہیں. ہم اپنا مینیفیسٹو جو ہے جو ہم نے عوام کو دیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. آج ہم اگر حکومت کا حصہ بنے، آج ہم اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ نہ کرا سکیں تو ہمیں لوگ کیا بولیں گے کہ آپ حکومت کے حصہ تھے، آپ نے کوئی امپلیمنٹ نہیں کرایا. آپ لوگ یہ تنقید کرتے، اگلے دن شروع ہو جاتے اور کہتے یہ دیکھیں یہ آپ نے کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. تو چیزیں یہ ہیں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے مولانا صاحب اگر حکومت میں بیٹھے پوزیشن میں بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 ممبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں اچھی بات ہے. 2018 میں وہ حلف نہیں لینا چاہتے تھے. بلال بھٹو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو اور مسلم لیگ کو راضی کیا کہ آپ پارلیمنٹ کا رخصت اختیار کریں. اچھی بات ہے، ان کو ابھی بھی وہ بات یاد ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کا رخصت اختیار کیا. اپوزیشن میں بیٹھیں، جمہوری عمل ہے، بیٹھے تھے ان کو اپوزیشن میں. حکومت میں بیٹھیں، ان کی مرضی ہے حکومت میں یا نہ ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ حکومت میں آ جائیں گے، اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے. یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. تو فیصل اس طرح کا بھی کوئی فارمولا ہے کہ آدھی ٹرم کے لیے شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، آدھی ٹرم کے لیے بلاول ہوں گے، ایسی بھی کوئی ٹرم طے پائی ہے؟ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے، صرف ٹی وی کی حد تک ہے. ہمارا کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے. جب تک ہمیں عوام کا مینڈیٹ نہیں ملتا ہم پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. اچھا، اور کے پی کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجیے، آپ کی سیاسی مخالف علی امین گنڈاپور صاحب کا نام سامنے آیا ہے، مبارکباد دی آپ نے ان کو، اور یہ نامزدگی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ دیکھیں جب وہ بنے گی تو مبارکباد دوں گا، لیکن اب پہلا سوال تو میرا ریاست سے ہے. 9 مئی کے بعد آپ تمام چینلز صبح بسم اللہ 9 مئی سے کرتے تھے اور اختتام بھی 9 مئی پہ کرتے تھے جی، اور ہم سبھی ایسے تھے جو ہم محب وطن جو پاکستان کے لیے داد رکھتے تھے. ہمیں جو بتایا گیا تھا ریاست کی طرف سے کہ 9 میں یہ واقعات ہوئے تھے اور یہ لوگ ملوث تھے، جی آئی ٹی بنی اور پھر بھی یہ لوگ ملوث تھے، اور ایک ایسا کام کیا ان لوگوں نے شاید ملک دشمن بھی نہ کر سکیں. اور اسکول، کالجز، پولیٹیشین، کیا کیا وزٹس ہر طبقے فکر کے لوگوں نے وہاں پر جا کر وزٹس کی اور پریس کانفرنسیں بھی کی. اور آج ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اگر 9 مئی کے میں جو لوگ ملوث ہیں اگر وہ وزیر اعظم کینڈیڈیٹ بن جائیں اور اگر وہ وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ بن جائیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہیں. تو ان 9 مئی کے جو قصوروار ہیں ان کو منتخب ہی عوام نے کیا ہے، اور اس بات کا جو اقرار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کر دیا کہ اگر صاف اور شفاف طریقے سے نتائج کو دیکھا جائے تو پھر تو 9 مئی والے معاملے کو آپ نہیں دیکھ سکتے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ 9 میں پھر باقی جو گناہگار ہیں ان کا کیا قصور ہے، پھر ان کو بھی معاف کر دیں. پھر 9 مئی تو پھر سمجھیں کہ اس کے اوپر نہیں تو آپ سے آپ کی توسع میں بالکل فیصل صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، اور کل ہم اپنے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے. میرا ایک سوال اگر کچھ اشخاص جو ایبسکانڈر ہوں، جو ایبسکانڈر اور فوراً منظر عام پہ آ بھی جائیں اور وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں یا وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو جائیں یا جو بھی کینڈیڈیٹ بن جائیں، پھر 9 مئی کا جو ہے اس پہ پھر ہمیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے 9 مئی جو باتیں کی وہ غلط کی تھی. بالکل ٹھیک ہے فیصل صاحب، بینگ اے جرنلسٹ ہم نے بھی کل یہ سوال کیا تھا. رشید صافی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور کے پی کے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. ہم نے بھی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جب علی امین گنڈاپور کا نامزد کیا گیا ہے ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے جس طرح کا اگریشن وہ رکھتے ہیں، جس طرح کی گفتگو وہ فرماتے ہیں، سانحہ 9 مئی میں جس طرح سے وہ ملوث ہیں، تو کیسے ان کو نامزد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ ریاست کی طرف سے ریلیف دیا جا رہا ہے ان کو، وہ منظر عام پر بھی آئے ہیں اور ان کی جو ضمانت ہے وہ بھی منظور ہوئی ہے، ضمانتیں بھی ہوتی جا رہی ہیں، موجود بھی تھے جنازے پر. دیکھیں پھر یہ 9 مئی سے لے کر الیکشن تک یہ بہت سے جو ہیں وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ پھر جو راز ہوں گے اس کو کھولا جائے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہوئے ہیں، میں باقی الیکشن میں اعتراضات ہیں، خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اور جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کی پارٹی کے اوپر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں سپورٹ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر ہم اسے ثبوت بھی دیں گے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کریں، وہ چیزیں جو اعتراضات تمام اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن پہ کوشچن مارک کی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو تھے وہ ایک بڑے کریڈیبل شخص تھے،
لیکن انہوں نے جاتے جاتے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر اتنے داغ چھوڑ گئے کہ پتہ نہیں وہ داغ تاریخ میں کیسے دھوئیں گے. کنڈی صاحب وی ہیو اے ویری شارٹ ٹائم, کوئی آنسر آپ کا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اپر پنجاب کی طرف دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں؟ اگر نہیں تو بھی ذرا مختصر سے جواب دے دیجیے. پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں ریزرویشنز ہیں لوگوں کی, بالکل ہوئے دھاندلی, اور وہ دھاندلی جو ہے جو ریزرویشنز ہیں وہ ہم قوم کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی رکھے گی, باقی جماعتیں بھی رکھیں, ہم بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. اگین آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان, اور نیو پاکستان کا ہمارا یہ سیگمنٹ انتہائی حساس ہے کیونکہ ایک سینسٹیوٹی کا ایک جو میٹر ہے وہ اولاد کے ساتھ بڑا ہی محبت کا تعلق بھرا ہوتا ہے. اور جب ہم لفظ یتیم کی بات کرتے ہیں تو یہ لفظ یتیم ہی اپنے اندر محرومیت کا احساس چھپائے ہوئے ہیں. اب کسی بچے یا بچی کا یتیم ہو جانا بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے, اور اس لیے دین فطرت نے یتیم بچوں کی کفالت پر بہت زور دیا ہے, اور اسے عظیم کاموں میں گردانا بھی جاتا ہے. یتیموں کی کفالت کرنا یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ خواتین بڑی عظیم ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کسی یتیم کے بچے کو بھی بالکل اپنے سگے بچوں کی طرح پالتی ہیں, اور ایسے میں المرا فاؤنڈیشن یہ کام بہت ہی احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں چیئرپرسن المرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑائچ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈی آئی جی پنجاب پولیس ایسٹ محبوب اسلم اللہ صاحب بھی ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کرے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈی آئی جی صاحب المرا فاؤنڈیشن یہ کمبینیشن کیا ہے, تو صوفیہ وڑا صاحبہ کے جو شوہر ہیں, ہسبینڈ ہیں, وہ محبوب صاحب ہیں. صوفیہ سے ذرا پہلے سٹارٹ کر لیں, اجازت ہے آپ کی؟ صوفیہ 21 مہینے ہو گئے اس فاؤنڈیشن کو سٹارٹ کیے ہوئے, لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سے لوگوں کے لیے بغیر کچھ کہیں جتائے کچھ کہے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے. تو یہ خیال کیسے ہے کہ اب اس کو فاؤنڈیشن کا درجہ دیا جائے, اور اس سے پہلے کب سے آپ لوگ کام کریں سوشل ویلفیئر کے؟ بیسیکلی یہ جو انسانیت کا کام ہے یہ مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے وراثت میں ملا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والد صاحب کو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا, ان کے کام آتے ہوئے دیکھا. 1995 سے تو باقاعدہ طور پہ مجھے یاد ہے کہ بغیر کسی بلا ناغا 1995 سے تو بلا ناغا ہر روز صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم وہ خود اپنے ہاتھ سے گھر کے کچن میں لنگر بنایا کرتے تھے, اور جو چبرجی میں ریلوے اسٹیشن کے باہر اور ایسی جگہوں پہ جو مزدور اور ایسے لوگ سو رہے ہوتے ہیں جو بے گھر ہوتے ہیں ان کو جا کے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتے تھے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے سفید پوش تھے جن کو وہ ہیلپ کر رہے تھے, کسی کو اسٹائپنڈ, کسی کو جیسے منتھلی راشن ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جنہیں دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی. اور 2009 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, اور بینگ دا اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس یہ میری ذمہ داری بھی تھی اور میرا اپنا پیشن بھی تھا کہ میں اس چیز کو آگے لے کے چلوں. تو جب 2009 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھ پہ اور محبوب پہ پھر کافی پریشر تھا کہ ہمیں اس چیز کو نہ صرف کنٹینیو کرنا ہے بلکہ ہمیں اسے تھوڑا اور آگے لے کے جانا ہے. تو ہم لوگ اپنے طور پہ جتنا ہم نمبر انکریز کر سکتے تھے, لیٹ سے اس ٹائم پہ 250-300 لوگوں کا لنگر جاتا تھا ڈیلی بیسس پہ, آہستہ آہستہ آج تک الحمدللہ وہ ہمارے گھر سے ڈیلی بیسس پہ 700-750 لوگوں کا لنگر جاتا ہے, اور اس میں کوئی بریک نہیں آئی اتنے ٹائم میں, کوئی ایک دن بھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ ان کا ناشتہ آنا ہے, تو اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے بارش ہے, چاہے کوئی طوفان ہے, کچھ ہے, ان کا ناشتہ ان کے ٹائم پہ ان کو ملنا چاہیے. اور اسی طرح کوئی 70+ ایسی فیملیز ہیں جنہیں منتھلی راشن دیا جاتا ہے, جو سفید پوش ہیں. موسٹلی ایسی فیملیز ہیں جو ہمیں جانتی بھی نہیں ہیں ڈائریکٹلی, لیکن ان تک جب ہمیں کوئی بتائے تو ہمارا جو ہے سٹاف ہو جاتا ہے, ان کے گھر تک پہنچا کے آتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آیا ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے آیا آپ کے لیے, تو وہ سفید پوش ہوتے ہیں, رکھ لیتے ہیں. اسی طرح بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو بغیر کھانے پینے کے جو ڈفرینٹ ذرا آپ کی ضروریات ہوتی ہیں, جیسے کسی بزرگ کی دوائیوں کا خرچہ ہے, کسی بچے کی اسکول کی فیس ہے, کسی کے بجلی کے بلز ہیں, تو ایسی کوئی 60+ فیملیز ہیں. آپ لوگ صرف خوراک کا انتظام کرتے ہیں, جو بھی کسی کی ضرورت ہو جی, تو ایسی کوئی 60+ فیملیز ہیں جنہیں ہم منتھلی بیسس پہ کسی کو 10,000 کسی کو 15,000 اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. اور یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ہم خود ایز فیملی کر رہے تھے. تو
कोई 2 साल के पहले हमें एहसास होना शुरू हुआ कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है, हमें इससे बढ़ के कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम लोग खुद एटलीस्ट इन्वॉल्व हों, एक्सपेरिमेंट करें जी। ठीक है। तो हमेशा वालिद साहब की सुनाई हुई हदीस मुबारका ज़हन में आ जाती थी। वो कहते थे कि अगर तुम अपने दिलों को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीनों को खाना खिलाया करो और यतीमों के सरों पे शफकत से हाथ रखा करो। तो मिस्कीनों को खाने खिलाने का तो एक सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया था वो हम कर ही रहे थे, तो फिर हमें एहसास हुआ कि हमें यतीम की किफ़ालत करनी चाहिए, तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है। अच्छा महबूब साहब, कुछ 7-8 महीने पहले आप हमारे शो में पहले भी आए थे, हमने इस टॉपिक को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। उस वक्त रेशो क्या थी बच्चों की आपके पास, आज बच्चे कितने हो चुके हैं और किस तरह से उस सारे निज़ाम को मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है, आपकी जो हेल्प है, वो भी काफ़ी, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, बट शी इज़ रनिंग द फाउंडेशन, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट हर। हमने 4 बच्चों से और 1 घर से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 6 घर कैवलरी ग्राउंड में हैं और 1 घर DHA में है। टुडे वी हैव 145 किड्स, उसमें 120 मेल हैं और 25 फीमेल बच्चियां हैं, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट घरों में रहते हैं। मैं जितना भी कहूँ कि इनके घरों में AC लगे हुए हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन है, डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं। जब तक आप खुद देख नहीं लेते आपको अंदाज़ा नहीं होता। और वी हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, हमें सेंट्रल पार्क में जगह मिल गई है और हमें बरकी रोड पे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें जगह दी है, तो वहाँ पे हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो हम बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, आप लोगों के तावन से और जो लोग देख रहे हैं उनके तावन से। हम इन बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे इनका अपना स्कूलिंग सिस्टम भी होगा, इनकी रहाइश भी होगी, इनके प्ले ग्राउंड्स भी होंगे। ठीक है। और मेल्स के साथ साथ शुरू में आई वाज लिटिल बिट रिलक्टेंट कि फीमेल बच्चियाँ उनकी परवरिश ज़रा मुश्किल होती है और मुश्किल काम होता है, लेकिन सोफिया ने मुझे कन्विंस किया, हमारी अपनी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, उसने कहा कब परवरिश तो घर से होती है, तो आपकी बेटियों में परवरिश में कोई कमी है तो हम फीमेल बच्चियों को भी रखेंगे। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड अडॉप्टेड फीमेल बच्चियाँ, और मेरी उनसे बाप की अटैचमेंट बेटियों से नॉर्मली ज़्यादा होती है, तो मेरी उनसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये बच्चे हमारे माशाल्लाह रोज़ शाम को सारे के सारे, हमारे आखिरी ओलंपिक चैंपियन थे खालिद जुनैद साहब जो कैप्टन थे, उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका, तो ये सारे बच्चे उनकी हॉकी स्टेडियम में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में शाम को 1 घंटा हॉकी खेलने जाते हैं, और ख्वाजा साहब ने प्रॉमिस किया कि वो इन बच्चों में से ओलंपिक टीम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा महबूब साहब, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के एक हेल्दी स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम अलमरा फाउंडेशन के हवाले से मजीद कुछ बात करें, आपकी वर्दी देखने के बाद एक आम तासुर जो लोगों को आता है, माजरत के साथ सबसे पहले तो वहाँ हमने अक्सर लोगों को देखा होता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये रिश्वत लेता है, ठीक है ना, ये लोगों के काम रोकते हैं बजाय इसके कि ये काम करते हैं। फिर आप खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, डेफिनेटली आप तो उनको सपोर्ट ही कर सकते हैं, उनके साथ काम कर नहीं सकते। तो लोगों के अंदर ये एतमाद की फिजा पैदा करना कि नहीं जो आपका पैसा है वो सिर्फ फलाह के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये करने में कितनी दुश्वारी है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। एक तो पिछले 1 साल में हमारे जो IG साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए जितना काम किया है, खिदमत मराकज़ खोले हैं, पुलिस की वेलफेयर के लिए बेशुमार काम हुआ है, तो और हमारी ट्रेनिंग में बहुत बेहतरी आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये कंटिन्यूटी रही तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आप बात कर रही हैं पुलिस कल्चर की, ये इंशाल्लाह ताला ग्रास रूट तक बस वो पहुंच जाए, ग्रास रूट लेवल तक ये आ जाएगा। हमारे आप थाने जाके देखें, वो PC से बेहतर हो चुके हैं हमारे पूरे पंजाब के थाने। किसी थाने अल्लाह ना करे नहीं, आप किसी पुलिस स्टेशन का विजिट करें, विजिट एज अ विजिटर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएं, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हमने उनका स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत कर दिया है कि वो 5 स्टार होटल्स लगते हैं। और ये जो पुलिस कल्चर की बात है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। आप हमारे फ्रंट डेस्क पे जाएं, आपको बड़े पढ़े लिखे मुअज़्ज़ज़ लोग मिलेंगे, तमीज़ से बात करेंगे। हमारे खिदमत मराकज़ में जाएं, आपको कल्चर में तब्दीली नजर आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। देखिए 75 साल हो गए हैं इसको, और ये गोरों ने बनाया था आवाम को दबाने के लिए, तो चेंज एक दिन में नहीं आएगी, इट विल टेक टाइम। और आई एम श्योर कि इफ द कंटिन्यूटी इज देयर, द IG इज देयर, द टीम इज देयर, एंड देयर विल बी अ वेरी पॉजिटिव चेंज, आई एश्योर यू। दूसरी बात आपने की अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई कैन नॉट बी, लेकिन अकाउंट्स मैंने अपने पास रखे हुए। हम पहले दिन से पब्लिकली ये कह रहे हैं कि आप हमें 1 रुपया डोनेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, एनीबडी कैन कम एंड ऑडिट द फाउंडेशन। कोई भी शख्स आके फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है। जितने भी फाउंडेशंस के चेयरपर्सन होते हैं या प्रेसिडेंट्स होते हैं, उन्होंने अपने को पर्क्स एंड प्रिविलेज रखे होते हैं, तनख्वाह रखी होती है, गाड़ी रखी होती है। हमने फैसला किया कि हमारे ऊपर 1 रुपया भी हराम है। सो इज नॉट हैविंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम द फाउंडेशन एज अ सैलरी, और जो हम एज अ फैमिली कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो हम फाउंडेशन को अब डोनेट करते हैं और फाउंडेशन के जरिए वो हो रहा है। आज जाते हुए लेट्स से आप मुझे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी फाउंडेशन के लिए हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 साल बाद भी मुझसे पूछेंगे कि महबूब साहब 15 फरवरी को मैंने आपको 500 रुपए दिए थे, मुझे उसका हिसाब चाहिए, आपको भी हिसाब मैंने देना और अल्लाह को भी हिसाब मैंने देना। वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट आवर कॉन्सेप्ट, वी आर सो मच ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एनीबडी कैन कम एनी टाइम। नॉर्मली फाउंडेशन साल में एक दफा ऑडिट कराती है, क्योंकि ये शायद किसी भी फाउंडेशन के लिए, किसी भी एनजीओ की अगर हम बात कर लें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट उस तरह से डेवलप नहीं है। और वो ये कहते हैं कि लोगों ने इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया हुआ है। सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। बेशक आई एम वेरी सॉरी टू से कि 90% ऑफ फाउंडेशंस आर डूइंग दिस, लेकिन हम पब्लिकली ये कहते हैं कि जी कोई भी आके हमारा ऑडिट करना चाहता है, ही इज मोर देन वेलकम। चाहे हमें वो डोनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है। नॉर्मली साल में 1 दफा कंपल्सरी होता है एक्सटर्नल ऑडिट, हम 2 दफा कराते हैं फॉर आवर ओन चेक एंड सेटिस्फेक्शन एंड चेक एंड बैलेंस, ताकि हमसे कोई गलती तो नहीं हो। अच्छा, टाइम बड़ा कम है, पर सूफिया से मैं छोटा सा कमेंट लेना चाहती हूँ। सूफिया, बच्चियों की परवरिश अब आप ये फाउंडेशन में हो रही है, खुद आप वालिदैन को भी क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं कि जब बच्चियों की परवरिश करें या फिर कोई यतीम अगर आपके घर में रह रहा है तो इन हसासियत या मामलात को थोड़ा सा ज़रा मद्देनजर ज़रूर रखें? बिल्कुल, देखिए बेटा हो या बेटी, दोनों की परवरिश आपको मुकम्मल तौर पे करने की ज़रूरत है। और बेटियों का इसलिए क्योंकि मामला थोड़ा हसास होता है कि हमारे माशरे में बेटी की इज़्ज़त और उसका एक जो ब्रॉटअप है हमें एक डिफरेंट तरीके से करना होता है, और हर वालिदैन को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को तवज्जो देते हैं, और दूसरी बात ये कि आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। बच्चे हमेशा वही करते हैं जो अपने वालिदैन को करता हुआ देखते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो हमें खुद पहले उनके सामने अच्छा इंसान बनना होगा। हम चाहते हैं कि वो लोगों के काम आए, उनकी खिदमत करें, अच्छे काम करें, तो हमें खुद उनके सामने ये करना होगा। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं होता कि आप झूठ ना बोलें, उनके सामने आपको रोल मॉडल बनना ज़रूरी है, क्योंकि तरबियत यही होती है जो बच्चे अपने वालिदैन को करता हुआ देखते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है महबूब साहब, अभी इन फ्यूचर फिर क्या प्लान्स हैं, इसको मजीद किस तरह से एक्सपेंड करेंगे? जैसे आपने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, तमाम तर फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पर, बच्चों के लिए अवेलेबल होंगी। देखिए वेरी ऑनेस्टली हम दोनों अपने बारे में एक बात करते हैं कि वी आर द ब्लेस्ड। मैंने अपने आप से ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान कोई नहीं देखा अभी। आई डोंट हैव एनी डिज़ायर फॉर एनी पोस्टिंग फॉर एनीथिंग। ये बच्चे एक ख्वाहिश रह गई है ज़िंदगी में, बाकी मेरी अल्लाह ने हर ख्वाहिश पूरी की है। आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन। सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई है, ये 145 हैं, अल्लाह इनके आगे ज़ीरो लगवाए। पाकिस्तान में इस वक्त 42 लाख बच्चे बेघर हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन सब का बाप हूँ और ये उन सब की माँ हूँ। चलें जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं और बार बार हम ये रिपोर्ट्स अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करते रहे हैं कि तकरीबन 26 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल्स में भी नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए भी और गवर्नमेंट को भी इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हुकूमतें हमेशा से आती हैं, ना हम हेल्थ पर काम करते हैं, ना हम अपनी स्टडीज़ पर काम करते हैं, और ये दोनों सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो स्कूलों में नहीं जा पा रहे। और फिर हम अक्सर औकात ये देख रहे हैं कि महंगाई का इतना बोझ है कि वालिदैन फिर अपने बच्चों को स्कूलों से हटवा कर रेडियो पर लगवा रहे हैं या रोजाना की जो मजदूरी है वो काम करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अलमरा फाउंडेशन की चेयरपर्सन सूफिया वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, और महबूब असलम लिल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से हम सियासत पर, और जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है उसको हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान इत्तेहाद की बातें हो रही थी, ताउन की बातें हो रही थी, लेकिन अभी जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताउन ना करने का फैसला कर लिया है। और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हमने हतमी फैसला किया है कि PTI के साथ ताउन किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद है उसका अब कोई जवाब नहीं बनता है। तो PTI से बातचीत दोनों हुकूमतों से मुतल्लिक की जा रही थी, और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं जॉइन के तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो सवाल जो हम सभी करना चाह रहे हैं, हमने जब इंटरव्यू किया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का, जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उसी दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो हम भी परेशान थे कि शायद हमने कोई सख्त सवाल तो उनसे नहीं कर दिए कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए, या फिर जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसकी नौयत को देखकर उन्होंने जो फैसला किया, कुछ लोग उसे खुशाइन फैसला करार दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये सिराजुल हक साहब का जो इस्तीफ़ा है, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ेपन का मुजाहरा है। किसी ने उनसे मुतालबा उस तरह नहीं किया, और ये अभी मंजूर नहीं हुआ। 17 तारीख को हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास है। हमारे यहाँ ये सारा इख्तियार शूरा के पास है, तो शूरा इस चीज़ का जायज़ा लेगी और उनके इस्तीफ़े को मंजूर करना है नहीं मंजूर करना है तो इसका फैसला करेगी। लेकिन हमारे यहाँ ये कहाँ कल्चर है, ये बहुत बड़ी बात है कि धांधली हुई, धांधली नहीं बल्कि हम तो कह रहे हैं जुर्लू फिरा। और जिस तरह इलेक्शन जो है वो लोगों को जितवाया गया और जिनको हराना था उनको ज़रूरत से ज़्यादा हरा दिया गया, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है। हम कराची में, दीर में, बाजोड़ में जो रवैया, जो सलूक हमारे साथ किया गया है वो आपके सामने है, जिसकी हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि मुतालबा करते हैं कि ये फौरी तौर पर अदालत के हुक्म के मुताबिक इसको रिकवर किया जाए, असल नताए सामने लाए जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने बाकी जमातों को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि वाहद जमात इस्लामी है जिसमें मुकम्मल जमहूरियत है, और यहाँ पर फ़र्द जो है वो ख़ुद से ज़िम्मेदारी भी ले रहा होता है, उसको एहसास भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जमात इस्लामी किसी फ़र्द की पार्टी नहीं है, किसी ख़ानदान की पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक नज़रिए पर बनी हुई पार्टी है। और इस पार्टी में कोई आम आदमी, जिस तरह सराज साहब एक कारकुन थे 42 साल पहले, तो वो फिर चलते चलते जमात के अमीर भी बने, और आज भी वो इस वक्त भी अमीर जमात हैं अनटिल जब तक वो रिज़ाइन का फैसला नहीं होता। अच्छा, लेकिन जैसे साहब जो अभी की सूरत हाल है, इत्तलात तो यही थी कि जमात इस्लामी जो है वो PTI के साथ इत्तेहाद करेगी, लेकिन मामला कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है इसकी? देखिए, इसकी थोड़ी सी तफसीलात जानना ज़रूरी है। ये 9 फरवरी से PTI की मुकम्मल क़यादत जो है वो सिराजुल हक साहब के राब्ते में थी। सिराज साहब ने, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मुस्बत जो है उस पर पहला रद्द-ए-अमल दिया, गैर मशरूत दिया। इसको क्लियर करना चाहिए कि जमात इस्लामी ने गैर मशरूत तौर पर एक मुस्बत जो जेस्चर है वो दिया, और कहा कि आपके जो आज़ाद उम्मीदवारान की हैसियत से कामयाब लोग हैं, अगर उनको कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है तो जमात इस्लामी उसको वो फराहम करेगी। यानी ये एक बड़ी बात थी। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ के TORs होते हैं, आप मिल बैठते हैं, ये एक अपनी नोयत का डिफरेंट मामला है। तो उस पर यह तय पाया कि दोनों जमातें जो हैं वो एक एक कमेटी तरतीब दे दें ताकि मिल बैठ के इस मामले को सुलझाया जाए और आगे देखा जाए कि इसकी कानूनी क्या हैसियत हो सकती है और किन किन शराइत को, किन किन चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं। जमात इस्लामी ने जो कमेटी बनाई सिराजुल हक साहब ने, उसमें लियाकत बलोच साहब जो हमारे नायब अमीर हैं वो उस कमेटी के हेड थे। प्रोफेसर बल्कि हैं प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब जो हमारे KP के अमीर हैं, सेनेटर रहे हैं, वो उसमें शामिल थे। अनायतुल्लाह खान साहब शामिल थे, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं KP के। तो दूसरी तरफ से जो कमेटी कथा कलामी की माज़र कहा यही जा रहा है कि जो पंजाब की लीडरशिप है वो तो चाह रहे थे इत्तेहाद करना, लेकिन KP की लीडरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं प्रोफेसर इब्राहिम साहब की, वो आमादा नहीं थे। नहीं, वहाँ से कुछ रिजर्वेशन है। मैंने बात कर ली इसलिए इसका पस मंजर दिया ताकि क्लैरिटी पैदा हो जाए सुनने वालों को भी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब जो PTI की कमेटी बनी उसमें बैरिस्टर गोहर साहब थे, आजम सवाती साहब थे, अली अमीन गंडापुर साहब थे और उमर अयूब साहब थे। यानी एक उनकी बारी बरकम कमेटी थी। इमरान खान साहब से
बानी पीटीआई से वो हदायत के बाद वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो उसकी टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन थी इब्तदाई, उसमें पहली बात जो सामने आई थी अनवार साहब, वो ये आई थी कि हम मरकज़ और केपी में आपके साथ इश्तराक अमल चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं। लेकिन जब मुलाकात हुई उस कमेटी की तो वहाँ पर सिचुएशन जो है वो तब्दील कर दी गई और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ केपी में आपसे इश्तराक अमल चाहते हैं। ठीक है। जमात इस्लामी का पहले लम्हे से ये मौक़िफ़ है कि जो ये पीटीआई के साथ जमात इस्लामी का जो इश्तराक अमल है ये कौमी मुफाद में है। लेकिन पीटीआई फिर ये कह रही है कि तौर पर मरकज़ में आपके पास सीट की कोई नहीं, तो फिर आपसे इत्तेहाद कैसे कर लें? देखिए, सीट जो है ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी कोई ये ज़रियाब की गन पॉइंट पे कोई सारा बैंक बैलेंस ले लेता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इनका अकाउंट बैंक से ख़त्म हो गया, सुबह फिर दोबारा अकाउंट में पैसे जमा करवा लें। ये नहीं है। इसकी कानूनी जो चीज़ें हैं, इसीलिए कमेटियाँ बनाई गई थी कि सारी चीज़ों पर गौर कर लिया जाए और क्या पॉसिबिलिटीज हैं और इसकी शक्ल क्या बनेगी वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो मौक़िफ़ था उसमें तब्दीली आ गई और उन्होंने कहा कि हम मरकज़ में नहीं, हम केपी में करेंगे। तो जमात इस्लामी लेकिन उसके बाद एक अहम मामला था, वो ये हुआ कि सोशल मीडिया पर हमने देखा कि जमात इस्लामी के खिलाफ ये बातें आना शुरू हो गई कि वो ज्यादा वजारतें डिमांड कर रहे थे। और ये आपको पता है पीटीआई के बहुत से ऐसे फैन पेजेस भी हैं, वहां से प्रोपेगेट कर दिया जाता है। उनकी लीडरशिप की तरफ से भी ये बातें की गई कि शायद वजारतें ज्यादा डिमांड कर रही थी जमात इस्लामी। देखिए, जमात इस्लामी की ना ये रवायत है ना ये कल्चर है। जो हम बात करते हैं वो हम स्क्रीन के पीछे भी वही कर रहे होते हैं। जमात इस्लामी ने गैर मशरूत तौर पर, जिस तरह मैंने कहा, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की तरफ से एक मुस्बत जो है वो पहला पैगाम उनको जो दिया गया था, उसके बाद हमारी कमेटी जो है वो बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ ये सारी चीज़ें कर रही थी। ये सारा प्रोपेगेट किया जाता है। मसला ये है कि आपने अपने मौक़िफ़ में बग़ैर हमें एतमाद में लिए हमारे साथ बात की है, तब्दीली की है, तो अब हमें भी ज़ाहिर है हक़ हासिल है। तो हमने उनको बड़े शाइस्ता अंदाज में यही कहा है, जो लियाकत साहब से आप कोड कर रहे थे, ये उनके अल्फाज नहीं, फिर ज़ाहिर है मीडिया में चीज़ें वो होती हैं अपने तरीके से, उसकी शक्ल भी बदलती है। तो लियाकत साहब की तरफ से या हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो यही थी कि हम कहते हैं कि अगर पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की है तो वो केपी में भी जो है वो किसी और से कर लें, हमें इस पर खुशी होगी। यानी हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये उनका राइट है, उनका हक है। लेकिन ये हमारा हक और राइट है कि जमात इस्लामी अपना फैसला करे या जमात इस्लामी अपनी जो है वो राय दे। तो मेरा ख्याल है क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारा ये जो सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात किसी और एंगल पे, अच्छा ये उनकी क़यादत ने भी बात नहीं की होती, बाज़ औक़ात नीचे से ही चीज़ें जो हैं वो ख़राब करनी शुरू कर दी जाती हैं, अल्फाज पहना दिए जाते हैं, मानी बदल जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है इससे अवॉइड करना चाहिए। जमात इस्लामी का ऑफिशियल मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। आज भी हम 12:30 बजे मंसूरा में लियाकत बलोच साहब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस पर हम मज़ीद तफसीलात रखेंगे। ये जो धांधली और ये जो पूरा अमल मुतनाज़ अमल है और हुकूमत बनने से पहले ही वो जो है जाली का स्टेटस उसको मिल चुका है अवाम की तरफ से, इस हवाले से हमने 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया है। और हम ये समझते हैं मतलब आप किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो केपी हो या फिर मरकज में अगर पीटीआई भी बात करती है, क्योंकि इस वक्त लोग भी थोड़े से, जो जमात इस्लामी के वोटर्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आखिर जमात इस्लामी की स्ट्रेटेजी है क्या मुल्क की सियासत को लेके। केपीके की 2 सीटें भी चली गई, हाफिज तैमूर रहमान साहब ने भी कराची से रिश्तें छोड़ दी, तो ये क्या मामला है? देखिए, जमात इस्लामी हुकूमत का मरकज में बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेगी। हम करेंगे और हम अवाम की असम्बलियाँ लगाएंगे इंशाल्लाह और अवाम के साथ रहेंगे, जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें सर्वेज में राय दी और हम तीसरी बड़ी पॉपुलर पार्टी के तौर पर आए। सिराजुल हक साहब तीसरे बड़े पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी इस पर बिल्कुल क्लियर है। जहाँ तक पीटीआई का मामला है, हमने अपना हतमी जो फैसला है वो दे दिया हुआ है। लेकिन रात शौकत यूसुफ साहब एक शो में थे तो वो ज़रा मुख्तलिफ बात कर रहे थे, नहीं जी हमारी बातचीत होगी, हमने मना नहीं किया, हमने ये नहीं किया। तो इसमें क्लैरिटी पैदा करने की पीटीआई को ज़रूरत है। जमात इस्लामी की तरफ से ये चीज़ वाज़ेह है। देखें, ये जमहूरी कल्चर में
ہماری پاکستان کی سیاست میں کہاں ہوتا ہے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مثال قائم کی ہے کہ یہ سیٹ جو ہے یہ فارم 45 میں جو ہے یہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے, اس کا حمایت یافتہ امیدوار جیتا ہوا ہے, لہٰذا مجھے نہیں چاہیے, آپ ان کو دے دیں اور مجھے وہ دیں جو ہم جیتے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اور جو کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کی بجائے چوتھے نمبر پر جو پارٹی تھی اس کو مسلط کر دیا گیا. جہاں پر کراچی میں آپ لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا یا پھر سندھ میں اوورال؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جس کو کتنی سیٹس دے دی گئی ہیں شاید وہ ایک سیٹ پہ کامیاب ہوتی, ہماری جو سرویز تھے معلومات تھیں. اور اسی طرح جو ایم کیو ایم ہے وہ تو اس کی تو کوئی سیٹ ہی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں, آپ آزاد ذرائع ہیں, آپ کراچی چلے جائیے, آپ اس کا سروے کر لیجئے, آپ اس کا جو بھی طریقہ کار اختیار کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ بتا دیں کہ عوام کی کیا رائے ہے. تو کے پی میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, وہاں پر الیکشن شفاف ہوئے ہیں یا وہاں پر بھی کوئی ریگنگ ہوئی ہے؟ وہاں سے کیا ایکسپیکٹ کری تھی جماعت اسلامی, کتنی سیٹیں نکال سکیں گے؟ دیکھیے کے پی ہمارا بڑا پرانا ایسا ایریا جہاں سے جماعت اسلامی کو کامیابی ملتی ہے. الحمدللہ ہم نے بڑا ڈیلیور بھی کیا ہے, ہمارے سینئر منسٹر رہے ہیں وہاں, وزیر خزانہ سراج صاحب خود بھی رہے ہیں. وہاں بھی دھاندلی کا جو ہے وہ عمل ہوا ہے. جس طرح دیر میں ہمارا جو رزلٹ تبدیل کیا گیا 2 دن بعد, اور جس طرح باجوڑ میں ہماری 2 سیٹیں جو ہیں ان کے چھیننے کی بات یہ کی جا رہی ہے. لیکن پھر وہاں پر پی ٹی آئی جیتی ہے تو کیا دھاندلی پھر پی ٹی آئی نے کی ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی وہ رات کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے تو نہیں یہ کی, لیکن جہاں حافظ نعیم صاحب نے ایک اتنا بڑا کام کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کے پی کے حوالے سے ان کو پتہ ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کے ان 3 سیٹس پہ ووٹ واضح ہیں. دیکھیں ہم جس جگہ ہارتے ہیں ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ووٹ کم ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی اور سیٹ کا تو مطالبہ نہیں کر رہے, لیکن پی ٹی آئی ایک جیسچر دے نا ان کی لیڈرشپ کے بھائی جو جماعت اسلامی ہے وہ یہاں سے جیتی ہوئی ہے, ہمیں جتوایا جا رہا ہے, لہٰذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ سیٹیں ہم نہیں لیں گے. اچھا مولانا صاحب بڑے خفا ہمیں نظر آئے ہیں, بڑے چڑے تھے, اور جو امپورٹنس ان کو ماضی میں ملتی رہی ہے وہ ملتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو مستقبل قریب میں کوئی نہ کوئی الائنس ہے کہ جماعت اسلامی فی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آگے بڑھ کر چلا جائے؟ دیکھیے یہ چیزیں ساری قبل از وقت ہیں, ابھی بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں, شروع ہوئی ہیں. ابھی جب میں آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ آئی ایم ایف کی شرائط پہ جو ہے وہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, غریب عوام پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. ہماری جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اسی کا تسلسل یہ نگران حکومت بنی ہے. تو جماعت اسلامی نے تو کہا ہے کہ ابھی یہ جاری کیا ہے بیان کہ نگران حکومت کے پاس ایک آخری موقع ہے کہ جتنی اس نے اضافے کیے ہیں, جتنی عوام پر بوجھ بڑھائے ہیں, ان کو واپس لے لے اور تاریخ میں اپنی جو ہے کچھ نہ کچھ تو وہ لکھوا لے کہ بھائی ہم نے یہ چیز وہ نہیں کی. باقی سیاسی جماعتوں کا آہستہ آہستہ چیز نکلے گی. میں نے یہ بھی کہا ہے جماعت اسلامی کے ترجمان کی حیثیت سے کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے دھاندلی ہو گئی ہے, اور پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کلیم کیا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. تو میں نے کہا اگر بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو بڑا مناسب ہے کہ وہ کراچی میں جو زبردستی کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ جماعت اسلامی کو واپس کریں اور 16 تاریخ کو دھرنے میں. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, پنجاب میں بھی ہوئی ہے اور کراچی میں بھی ہوئی ہے. بالکل یہ لاسٹ کمنٹ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جب ہم جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں, فلاحی کاموں میں ہمیشہ سب سے آگے رہے ہیں, سیلاب ہوں زلزلے ہوں, عوام کا اعتماد وہاں پر ہم نے ضرور دیکھا جماعت اسلامی پر. جب ہم الخدمت فاؤنڈیشن کی بھی بات کرتے ہیں لوگ بڑا کھل کے ڈونیشنز وہاں پر دیتے ہیں, لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے تو ووٹرز کو موبلائز یا انگیج جماعت اسلامی کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ پارٹی میں اس کے اندر کیا ریزرویشنز ہیں یا اس پر کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں انوار صاحب میری رائے اس پہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہم پر اعتماد کر رہی ہے. دیکھیں سرویز جو کنسیڈر ہوتے ہیں آپ کے ٹی وی چینلز پر رپورٹ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں, وہ 2 3 4 جو بڑے, ہر ایک میں جماعت اسلامی کی جو پاپولر پارٹی بنی ہے, جماعت اسلامی کے لیڈر سراج الحق صاحب پاپولر لیڈر بنے ہیں. عوام ہم سے راضی ہے, کوئی اور جو ہے وہ شاید اس کو تسلیم نہیں کر رہا, اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا. ایک مختصر سے میں نے آپ سے وہ لینی ہے کلیریفیکیشن. ابھی آپ نے دوران گفتگو کہا کہ آج جو پریس کانفرنس ہوگی اس میں دھرنے کا اعلان کیا جائے گا, کیا گیا ہے, اس کی مزید ہم تفصیلات انشاءاللہ کل وہ دھرنا ہونے جا رہا ہے. کل وہ دھرنا ہونے جا رہا ہے. یہ 16 تاریخ کو اسلام آباد میں دھرنا ہونے جا رہا ہے.
رہا ہے، اور ہم باقی تمام سیاسی جماعتوں کو جن کو دھاندلی کے حوالے سے اس الیکشن پر تحفظات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آئیں جماعت اسلامی کو جوائن کریں، وہاں پہ ہم الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ مانے اس چیز کو کہ انہوں نے اس کو نہیں کروا سکے اور وہ ریزائن کر دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ترجمان جماعت اسلامی کے اسد شریف صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. Stay tuned. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر آج ہم بات کریں گے بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ بچوں میں کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. اور کیا وجوہات ہیں، کیا سمٹمز ہیں، کیوں بچوں میں کینسر بڑھتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر ناصر بخاری پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو آج کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن ہے، آگاہی مہم بھی ہم دیکھتے ہیں، پھر بہت ساری چل رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اس کو آپ ذرا ڈسکرائب کر دیں. دیکھیں آج 15 فیب جو ہے بچوں کے کینسر کا عالمی دن ہے. بڑوں کا الگ ہے، مگر بچوں کے کینسر کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ بچوں میں، پہلے کینسر زیادہ تر صرف بڑوں میں ہوتا تھا، بزرگوں میں ہوتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو تشخیص ہماری بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے تو بچوں میں کینسر بہت زیادہ ڈائگنوز ہو رہا ہے. اور اصل میں بچوں اور بڑوں کا کینسر کا عالمی دن الگ الگ کیوں کیا گیا، اس کی ریزن تھی. ایک ریزن تو یہ ہے کہ بچوں کے کینسر ڈیفرنٹ ہیں، کچھ ڈیفرنٹ ہیں بڑوں کی نسبت. بڑوں میں کینسر ذرا ڈیفرنٹ ہے، اس میں بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ کینسر، لنگ کینسر، اس کی ریزنز مل جاتی ہیں. اگر آپ سگریٹ اسموکنگ کر رہے ہیں تو لنگ کینسر. مگر بچوں میں جو کینسر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. بچوں میں موسٹ کامن ریزن جو کینسر ہے وہ بلڈ کینسر ہے، جو بڑوں میں اتنا کامن نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ بچوں کے اندر دوسرا جو بڑا کامن ہے برین کا کینسر ہے. تیسرے نمبر پہ جو گلٹیوں کا کینسر، کڈنیز کے کینسر بہت ہے، نیوروبلاسٹوماز وغیرہ بہت ہیں، لیمفوماز وغیرہ بہت ہیں. تو اس لیے ایک تو دونوں کینسرز میں ڈفرینس ہے، دونوں ڈفرینٹ ہیں. بچوں کے حوالے سے اگر ہم ریزن کی بات کی جائے تو کوئی ایسی اسپیسیفک ریزن تو نہیں ہے بتا سکتے ہم لوگ. صرف 5 to 10% میں کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے، مگر عموماً کوئی ایسی نہیں ہوتی ہے. ریزن نہیں ہم بتا سکتے کہ اگر آپ یہ کریں گے. یا ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو پیرنٹس ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا ماں میں کوئی مسئلہ تھا بچے میں جو کینسر ہو گیا، کیا اس کے دودھ میں کوئی مسئلہ تھا، کیا یہ کس چیز ریزنز نہیں مل پا رہی ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. یعنی کہ جو بچوں کا کینسر ہوتا ہے کسی کو کوئی قصور، کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ کتنی عمر کے بچوں میں جو ہے وہ کینسر پایا جاتا ہے، مطلب کچھ معلوم جو اب تک کی ریسرچ ہے وہ کیا بتاتی ہے، اور تعداد کیا پاکستان میں اس کی؟ دیکھیں جو بچوں میں ریزن، یہ بات کہتے ہیں کہ یہ چیز تو اب ٹو 2 ماہ کی عمر سے کینسر شروع ہو سکتا ہے. شیر خوار بچہ نہیں، یس چھوٹے بچے جو ہیں 2 ماہ کی عمر سے لے کر 18 سال کی عمر تک کسی، مگر ایج کے ساتھ چینج ہوتا ہے. مثلا 2 ماہ کا بچہ تو اس کو جینیٹک ایشوز بھی کہا جا سکتا ہے. عموماً اگر 1 سال سے کم عمر میں ہو تو پھر ہم زیادہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پر چل رہا تھا اور کوئی نہ کوئی جینز میں پرابلم ہوگی، اس کی وجہ سے چل رہا تھا. کچھ کینسرز ہوتے ہی چھوٹی عمر ہے، مثلا آنکھوں کینسر، یہ جو ہے ہماری ریٹینوبلا، یہ ہوتی ہی چھوٹی عمر کے اندر. کچھ ہیں ذرا بڑی عمر میں 10-11 سال کے بعد عموماً آتے ہیں، مثلا گلٹیوں کینسر سے ہو جاتے ہیں. بلڈ کینسر مگر کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. اگر 1 سال سے پہلے ہو تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ جینیٹک ڈس آرڈر ہے، پیدائشی چل رہا ہوگا، اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو 1 سال کے بعد عمر میں ہوتے ہیں وہ عمر سے کوئی ریزن نہیں ہوتی. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کینسر کے حوالے سے بتاؤں کہ کینسر میں بعض اوقات کینسر کا علاج ہی ملٹی وائٹامنز ہو جاتے ہیں. مثلا خون کے کینسر ہے، بلڈ کینسر AML کی ٹائپ ہے، جس کے ٹریٹمنٹ میں ہم لوگ وائٹامن A دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جب ہم ریسرچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی خوراک میں کچھ چیزوں کی ایسی کمی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کینسر کی کا تعداد زیادہ ہو رہی ہے. یا کچھ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ نیچر سے جو دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو ہم دیکھیں نا، ہم سن لائٹ، سب سے بڑی ریزن جو ہم سن لائٹ سے، ہم کس طرح ہم صبح اٹھتے سے لے کر رات سوتے تک سن لائٹ کی ایکسپوجر ہی نہیں ہے، گھر میں، کمروں میں، کہیں پہ بھی، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. مگر ظاہری بات ہے کہ سن لائٹ جو دیکھیں جو چیز آپ کو بجلی پیدا کر کے دے سکتی ہے. آپ کے چھوٹے بچوں میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبح کو دھوپ لگواؤ، جرکان. سن لائٹ قدرت نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے جو کہ ہمارے ڈیٹاکسیفیکیشن کر رہی ہے، ضروری ٹاکسنز ختم کر، ہم اسے دور ہو رہے ہیں. خوراک میں ہم لوگ بہت چھیڑ چھاڑی کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس میں اپنی چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. تو یقیناً ریزنز ہیں، مگر کوئی ایسی ریزن کہہ دینا کہ آپ مجھے کہیں کہ یہ کریں گے تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ابھی اس کے اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں، علاج کی بات کریں،
क्योरेबल हैं ये डिसीज़, और स्टेजेस पर भी फिर उसके ऑब्वियसली डिपेंड करता है। फिर अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो एक हमारा पब्लिक सेक्टर है, एक हमारा प्राइवेट सेक्टर है, दोनों के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ पर इस वक्त बेस्ट इलाज हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में? देखिए, अब दूसरा फ़र्क मैं बताना चाह रहा था, बड़ों के बच्चों के कैंसर। जी। बड़ों में कैंसर उतना काबिल इलाज है मगर उतना काबिल इलाज नहीं है, मगर बच्चों में कैंसर बहुत काबिल इलाज है। ठीक है। बच्चों में ब्लड कैंसर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन 90% बच्चे बिल्कुल बच जाते हैं, ना सिर्फ बच जाते हैं बल्कि वो सारी जिंदगी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, जब हम कैंसर का इलाज कर रहे होते हैं तो हमने सिर्फ जान बचानी नहीं होती, हमारे जहन में ये भी होता है कि छोटा बच्चा है, इसने 60-70 साल अभी जीना है, तो हम कोई ऐसी चीज को ना दें कि इसकी बाद में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों के कैंसर में कि बच्चों का कैंसर बहुत काबिल इलाज है। ठीक है। बच्चों के कैंसर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब हम मेडिसिन देते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। जी। बड़ों में वक्त के साथ साथ जाहिर बात है स्मोकिंग चीजें और केमिकल्स, खाना पीना, तो हम अपने लिवर को, किडनीज को कुछ ना कुछ मुतासर कर ही रहे होते हैं। तो इसलिए जब कीमोथेरेपी किसी बड़े पे असर करती है तो ज्यादा असर करती है। ठीक है। ऑर्गन्स पहले ही किसी हद तक डैमेज होते हैं, कीमोथेरेपी से और थोड़ा डैमेज करती है। मगर बच्चों में सारी चीजें 0 मीटर है, न्यू हार्ट है, न्यू लंग्स है, न्यू किडनीज है, तो ये बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं। ठीक है। और नतीजा ये होता है कि कैंसर भी साफ हो जाता है, ना सिर्फ क्लियर हो जाता है बल्कि वो सारी जिंदगी अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो वो हम जो बात करते हैं पब्लिक सेक्टर्स कौन-कौन से हैं जहां पर हाँ, तो इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि बच्चों के कैंसर के हवाले से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बच्चों में अगर आप वक्त पे इलाज शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फील करनी पड़ी है एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट कि कई दफा वो हमें कहते हैं कि जनाब हम इसका इलाज दम दुरूद चीजों से करा लेंगे, इलाज से दूर हो जाना, सब कुछ कराएं। देखें, हम बिल्कुल कहते हैं कि शिफा अल्लाह की जात देने वाली है, जो मर्जी करना चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इलाज जरूर करें। इन दवाइयों में भी तो शिफा अल्लाह ने रखी है ना, कोई हमारी चीज तो नहीं बनी हुई है। तो अगर वक्त पे इलाज सिर्फ शुरू हो जाए कैंसर में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बच्चों के अंदर। अब बात हम करें गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की, देखिए दोनों जगह इलाज हो रहा है, मगर पाकिस्तान कैंसर इतना बाज़ों का जरा उसका महंगा इलाज हो जाता है कि हमने अच्छी अच्छी फैमिलीज को भी देखे का अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल है, मसलन चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में सबसे बड़ा कैंसर सेंटर, इसके अलावा बाकी जितने भी सेंटर्स हमारे हैं अक्सर जगहों में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रही है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी बच्चे को कैंसर होता है तो डरने की जरूरत नहीं, पैसा नहीं भी है तो इलाज हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, शौकत खानम हॉस्पिटल बहुत अच्छा इलाज कर रहा है, आगा खान, जो सब लोग बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ बच्चों का इलाज हो रहा है। ठीक है। इसलिए अगर किसी भी शख्स में, किसी फैमिली में किसी बच्चे को कैंसर डायग्नोज होता है तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हॉस्पिटल के सिस्टम उसे मैनेज करेगा। ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कैंसर की तो बहुत से केसेस में हमने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता और वो फिर 3rd 4th स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं। तो कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जो आपको लगता है कि हमें करवा लेने चाहिए 6 महीने साल बाद, या कौन सी ऐसी अलामत है? छोटे बच्चों में सबसे पहले आंखों का कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि अगर आप देखें, जब हम तस्वीर खींचते हैं आपको पता है कि आइज हमारे रेड नजर आ रही होती है, बाजू का रेड स्पॉट, ये नॉर्मल है। ठीक है। अगर किसी की तस्वीर में बाकी सबकी आंखें तो रेड आपके स्पॉट नजर आ रहे हैं मगर किसी की आंख व्हाइट नजर आ रही है, फौरन समझ जाएगी दिस समथिंग एबनॉर्मल। अच्छा। तो बच्चों में आंखें जब हम उसके अंदर पुतलियों में देखते हैं, अगर हमें कुछ भी व्हाइट नजर आए तो छोटे बच्चों में फौरन, आपके खानदान में आप अपने बच्चों को देखते हैं, आप उनके आइज में देखते हैं, अगर आइज के अंदर देखते हुए जो हमारी जो दरमियान में हमारी पतली से होती है व्हाइट नजर आए तो दिस इज एबनॉर्मल। ठीक है। और अमूमन फौरन पकड़ी जाती है। ठीक है। दूसरा चीज, इसलिए आंखों में बच्चों के देखते रहना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी गिल्टी को इग्नोर नहीं करना, जिसमें किसी भी किस्म की, अक्सर देखें जो किडनी के कैंसर होते हैं, माँ बच्चे को नहला रही होती है, उसे हर की स्वेलिंग फील होती है, आपने इग्नोर नहीं करना। पेट में किसी किस्म की स्वेलिंग को, नेक में किसी किस्म की गिल्टी को इग्नोर नहीं करना। ठीक है। क्योंकि ये फौरन पकड़ी जाती है और फौरन इसका इलाज भी हो सकता है। ये तो हो गए 2 गिल्टियों के हवाले से। तीसरी चीज, अगर किसी भी बच्चे को 2 माह से ज्यादा, 1 माह से ज्यादा रंग पीला हुआ चला जा रहा है, खून की कमी हो रही है, खून की कमी को कभी इग्नोर नहीं करना। ठीक है। खून की कमी हो रही है तो उसकी रीजन हमें मिलनी चाहिए। अक्सर खून की कमी की रीजन बच्चों में खुराक की कमी होती है जी, लेकिन आप सिर्फ ये ना समझिए कि खुराक की कमी है, ये डायग्नोज होना चाहिए। ठीक है। खून की कमी किसी बच्चे में भी है तो डायग्नोज करें। और अब कई दफा हम देखते हैं कि वो बच्चे सिर्फ आयरन की कमी लिए समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं और बाद में कैंसर निकल के आ जाता है, तो डायग्नोज पूरा करें। ठीक है। जिस्म पे नील धब्बे अगर पड़ना शुरू हो जाए उसे बिल्कुल इग्नोर ना, एक भी नील धब्बा अगर पड़ा है, ठीक है, आप उसे फुल इन्वेस्टिगेट कराएंगे। और एक और बात,
جو کینسرز کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کوئی بہت مہنگی بھی نہیں ہیں، 500-600 میں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سمپل. تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم گئیں گے تو پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوگا، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم لوگ کینسرز کی بڑے بڑی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ احتیاطی تدابیر ہیں اور کچھ علاج، دونوں کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور ایک اور چیز، جو خوراک بہت اچھی رکھیں، خوراک جتنی آپ نیچرل رکھیں گے، ڈائٹ پر نیچرل ہونی چاہیے، یس آپ اتنا کینسرز کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر بخاری، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.